देखिए फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स या तो आप क्या कर सकते हो, परचेज। आपने कोई भी कंपनी आपने चला रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, क्रय कर सकते हो। जब भी आप स्थायी संपत्ति क्रय करोगे तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा तो उसे लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। और परचेज ऑफ फिक्स असेट्स है आपके ब्रैकेट में आएगी। क्लियर हो गई बात? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, देखिए मैंने बताया, शुरू में ही बताया कि रोकड़ अंतर्वाह, रोकड़ बहिर्वाह। जो पैसा जाएगा उसको आपको ब्रैकेट में लिखना है, जो पैसा आएगा उसको ब्रैकेट में नहीं लिखना। आपने कोई भी स्थायी संपत्ति खरीदी, परचेज की फिक्स एसेट्स को, मुझे बताइए पैसा आएगा कि जाएगा? अरे आपने संपत्ति खरीदी, संपत्ति तो व्यापार में आ गई, आपके कंपनी में आ गई, लेकिन आपकी कंपनी से क्या गया, कैश गया, तो आउट फ्लो हो गया, कैश आउट फ्लो। तो इसलिए मैंने इसको किस में लिखा, ब्रैकेट में लिखा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हमने स्थायी संपत्ति खरीद ली। देखिए स्थायी संपत्ति अपन ने खरीद ली, तो अब स्थायी संपत्ति खरीदने पर इसको निरंतर आप व्यापार में क्या ले रहे हैं, इसका उपयोग। किसमें उपयोग आ रही है, कोई भी उत्पाद को उत्पादित करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में उपयोग में आ रही है। तो देखिए निरंतर आप क्या कर रहे हैं, इस मशीन से, इससे जो भी फिक्स एसेट्स खरीदी, क्लियर, जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में काम हो रहा है तो वो उपयोग में आ रही है। जैसे आपने मशीन खरीदी तो मशीन उत्पादन कर रही है, किसका, कोई भी उत्पाद का उत्पादन कर रही है, तो वो निरंतर उपयोग में आ रही है। देखिए तो निरंतर उपयोग में आ रही है तो उसमें क्या हो रही है, उसके मूल्यों में गिरावट हो रही है, उसके मूल्य में कमी हो रही है। क्लियर? तो उसे जो उसके मूल्यों में कमी हो रही है, उसका जो वैल्यू डिक्लाइन हो रहा है, वो निरंतर व्यापार में उपयोग में आ रही है, अर्थात वो घिस रही है, तो फिर उसे हम क्या मानते हैं, हाँ, डेप्रीशिएशन चार्ज हो रहा है। आपको पता है फिर स्थायी संपत्तियों पर क्या चार्ज होता है, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन, हास। क्लियर? निरंतर उपयोग में आएगी, उनका मूल्य गिरेगा तो उसे वो क्या होगा, हास। और ये पता है स्थायी संपत्तियों पर ही हास की गणना की जाती है, और स्थायी संपत्तियों में भी लैंड पर किसी प्रकार का कोई हास नहीं लगता है, आपको ये ध्यान रखना है। और बाकी सभी स्थायी संपत्तियों पर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया जाता है, और डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के भी दो मेथड है मेजर। कौन से मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्थायी किस्त पद्धति, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दो मेथड है डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के। कौन कौन से, क्रमागत हास विधि और स्थायी, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्लियर? तो आपने परचेज किया, वो व्यापार में उपयोग आई, तो उसके मूल्य में गिरावट आई, तो वो क्या कहलाया, डेप्रीशिएशन। तो देखिए प्रश्न में अगर डेप्रीशिएशन है तो डेप्रीशिएशन को आपको यहां लिखना है एडजस्टमेंट में। डेप्रीशिएशन। क्लियर हो गई बात? अब आ जाइए आगे। स्थायी संपत्तियां, डेप्रीशिएशन लगा, उपयोग में आ रही है, बहुत साल हो गए, 2 4 5 साल हो गई क्या स्थायी संपत्ति खरीदे, ठीक है, 2 4 5 साल हो गई, तो अब क्या होगा, क्या होगा, आप क्या करोगे, उस मशीन को, जो भी स्थायी संपत्ति है, उसको बाजार में बेचोगे और नहीं लाओगे।
क्योंकि प्रतिस्पर्धा का युग है। अब उससे अगर आप उत्पादन उसी से करते रहोगे तो आपके उत्पाद की लागत तो ज्यादा आएगी और आपको प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। क्लियर? तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी मशीन लानी पड़ेगी। तो आपने क्या किया, पुरानी मशीन को क्या करोगे, ज्यादा पुरानी होते ही आपने क्या कर दी, उसकी सेल कर दी, बेच दी। तो अगर आप कोई भी स्थायी संपत्ति को बेचते हैं, देखिए परचेज करेंगे तो किसका हिस्सा होगा, इन्वेस्टिंग का। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएशन कहां आएगा, देखिए डेप्रिसिएशन। क्लियर? अगर आपने सेल किया है किसी भी स्थायी संपत्तियों को तो ये आएगी सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ये लो, अब सेल करोगे तो पैसा आएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये भी बात। अब देखिए सेल करते हैं तो दो चीज अवश्य होती है। क्या होती है, आप किसी भी चीज को सेल करोगे, आप किसी भी चीज को बेचोगे तो दो चीजें होगी। क्या? दो, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। दोनों में से एक ही चीज होगी एक साथ। एक साथ किसी भी फिक्स एसेट्स को आप बेच रहे हो तो एक साथ आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं हो सकता। या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस। देखिए आपने सेल किया तो या तो क्या हुआ, प्रॉफिट। देखिए सेल करने से आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट होगा तो यहां आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। यदि आपने उसको सेल किया, प्रॉफिट हुआ, तो कहां पर आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट में आएगा, ब्रैकेट में आएगा। यहां तक क्लियर हो गई क्या कहानी? अरे क्लियर है क्या यहां तक है? देखो फिर हम बात करते हैं, मान लीजिए सेल करने से प्रॉफिट ना होकर क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गई, हानि हो गई। तो हानि भी इधर ही आएगी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ये बात आप सभी विद्यार्थियों के अच्छे से समझ में आ गई। स्थायी संपत्तियों का किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। क्लियर है? अरे आ गई क्या? देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो भी वहां आएगा, लॉस हो रहा है तो भी आपका आएगा। क्लियर? अब देखिए एक चीज क्लियर है, किसका, फिक्स एसेट्स का ट्रीटमेंट क्लियर हो गया। अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो मैं बता दूंगा। फिक्स एसेट्स का आपको ध्यान रखना, एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है, डीआर बैलेंस होता है। ये आपको मेजर ध्यान रखने की बात है। अब प्रॉफिट ऑन से डेप्रिसिएशन हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गई, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया। अब देखिए एसेट्स, अब यहां पर बात आती है इन्वेस्टमेंट की। देखिए अब यहां बात क्या आ रही है, इन्वेस्टमेंट।
देखिए इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट होगा, चालू विनियोग होगा, वो तो इसमें जुड़ जाएगा, ये तो आ ही जाता। यहां पर बात आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट कौन सा? नॉन करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। करंट इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट मैंने पहले बता दिया, इसमें ऐड होकर आता है करंट इन्वेस्टमेंट का। करंट इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट तो यहां होगा, लेकिन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है कौन सा इन्वेस्टमेंट? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका कहां पर उसका ट्रीटमेंट होगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने पैसा इन्वेस्ट किया कहीं पे भी तो होगा परचेज। क्या होगा? परचेज। तो देखिए ये परचेज यहां आएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसका जो भी नाम है उससे आ जाएगा। अगर आपने इसको क्या किया है रे? सेल किया है। देखिए परचेज कर रहे हो तो पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो ब्रैकेट में आएगा। अब आपने क्या किया? सेल कर दिया। सेल किया तो सेल यहां आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। सेल कर दिया, पैसा आया और लिख दिया आपने। तो इन्वेस्टमेंट का देखिए असेट साइड में पहले फिक्स असेट्स के बारे में बता दिया, अब इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दिया। इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है तो कहां ट्रीटमेंट करना है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो कहां ट्रीटमेंट करना है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखिए क्या, यहां पर 2015-2016 यहां पर ये 1 लाख है, और यहां पर ये कितना है? 2 लाख। बढ़ गया क्या? पिछले वर्ष की तुलना में ये क्या हुआ? बढ़ गया। कितने से बढ़ा? 1 लाख से बढ़ गया। तो इसका मतलब जो 1 लाख है वो आपकी क्या हो गई? परचेज हो गई, बढ़ गया। क्लियर हो गई बात? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? परचेज। तो इनका डिफरेंस देखिए कितना हो गया? 1 लाख। तो इसे लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहां कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। अब आ जाइए, अब ऐसा हो गया यहां पर तो 2 लाख था 2015 में, और यहां पर कितना है? 1 लाख। तो ये 1 लाख अब क्या हो गया रे? सेल हो गया। अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाता है, देखिए पिछले वर्ष की तुलना में करंट ईयर में अगर आपके पास कम है, तो इसका मतलब ये ध्यान रखिए कि आपने इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया है? बेच दिया है। या वो एडिशनल जो इंफॉर्मेशन होगी, जो अतिरिक्त सूचनाएं होगी, उन सूचनाओं में वो आपको बता देगा कि हमने जो भी विनियोग था वो विनियोग को हमने क्या किया है? खरीदा है या बेचा है। तो खरीदा है तो भी किस में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, और बेचा है तो भी किस में आएगा? फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आएगा। अगर खरीदा है तो माइनस में आएगा, बेचा है तो माइनस में नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये बात हमारी हो गई है किसकी? इन्वेस्टमेंट की। अब देखिए आपने क्या किया? बेच दिया। किसको? इन्वेस्टमेंट को। देखिए इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, तो बेचने से तो एक काम तो जरूर होगा। कौन सा काम होगा? याद रखो फिक्स एसेट्स में क्या बताया था? ये काम होगा या तो होगा प्रॉफिट या होगा लॉस। क्लियर है? तो देखिए या तो क्या हुआ? प्रॉफिट, या क्या हुआ?
लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वही ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किस में आएगा, ब्रैकेट में आएगा। अब देखिए अगर लॉस हो गया क्या हो गया, लॉस। तो देखिए लॉस होगा तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां पर आ जाएगा आपका। चलूं आगे, क्लियर है कि ये बात। अब देखिए आगे, ये इन्वेस्टमेंट का काम भी हो। अरे इन्वेस्टमेंट पे हाथ से अर्थ नहीं होता है, कहीं आप फिक्स सेट्स की तरह इन्वेस्टमेंट पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, ये ध्यान रखने की चीज है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए देखिए असेट साइड में जो भी चीजें थी वो अपनी हो गई। अब आ रही है क्या, देखिए अब असेट साइड में करंट असेट्स क्या आ गई रे, करंट असेट्स चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियां। अब करंट एसेट्स का क्या ट्रीटमेंट होता है वो देख लीजिए, यहां पे करा रहा हूं ऐड। ऐड लेस, ऐड और लेस। देखिए डिक्रीज इन करंट असेट्स, अगर डिक्रीज होगी तो उन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो उन्हें घटाएंगे, डिक्रीज इन करंट असेट्स। ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर। घटाएंगे, लेस होगा, क्लियर हो गई बात। किसकी बात कर रहा हूं मैं, चालू संपत्तियां। देखिए डिक्रीज तो क्या होगी, ऐड। इंक्रीज तो क्या होगी, लेस। ये दोनों चीज समझ में आ गई। डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड करना है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस करना है। अब इसमें ध्यान रखने की चीज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को इसमें इंक्लूड नहीं रखना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आपका यहां पर आएगा, क्लियर होगी बात। बाकी जो बच गई मदे उनको लेना है, कैश इन हैंड को नहीं लेना, कैश एट बैंक को नहीं लेना, करंट इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना, ठीक है। तो बाकी जो बच गई वो आपकी वहां पर आ जाएगी, क्लियर। अब ये तो हो गया किसका, असेट साइड का काम हो गया। असेट साइड में क्या क्या काम हुए, फिक्स एसेट्स का हो गया, इन्वेस्टमेंट का हो गया और करंट एसेट्स का हो गया, क्लियर। अब आ जाइए लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में।
लायबिलिटीज साइड। और इसका कौन सा बैलेंस होता है? अरे क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होगा? लायबिलिटीज साइड का। लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस माना जाता है। लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस माना जाता है? क्रेडिट बैलेंस माना जाता है लायबिलिटीज का। अब देखिए यहां पर अब सबसे पहले बैलेंस शीट में बात करोगे तो आपको नजर आएगी शेयर कैपिटल। कौन सी कैपिटल? शेयर कैपिटल। कौन सी कैपिटल रे? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में भी सबसे पहले आएगी आपकी इक्विटी। शेयर कैपिटल देखिए यहां 2015 था और यहां पर 2016। यहां पर 1 लाख है और यहां पर कितना है? 2 लाख है। ऐसा नजर आएगा आपको बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जब भी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रही है तो इसका मतलब होगा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। क्या होगा? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और आपका यहां पर पैसा आ जाएगा। किसका ट्रीटमेंट हो गया? इक्विटी शेयर का ट्रीटमेंट हो गया। अब आ जाइए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सी कैपिटल? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और देखिए ऐसा हो रहा है, बढ़ रही है। 1 लाख से कितनी हो गई? 5 लाख। तो भी उसे क्या नाम देंगे? इश्यू ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर हो गई बात? अगर ये ऐसी हो जाती है, यहां पे 5 लाख और यहां पर 1 लाख। पहले कितनी थी? 5 लाख। अब कितनी है? 1 लाख। तो इसका मतलब कम हो गई। कम हो गई तो इसका मतलब आपने अधिमान अंशों का क्या कर दिया रे? शोधन कर दिया। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि अधिमान अंशों का शोधन, अर्थात इश्यू तो कब करते हैं एक कंपनी? जब कंपनी को अपने व्यापार में विस्तार की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है, अपने व्यापार को वो बढ़ाना चाह रही है, तो वो अंशों का क्या करती है? निर्गमन करती है। और अंश 2 प्रकार के हो गए आपके, समता अंश और अधिमान अंश। और दोनों का निर्गमन देखिए, जब भी निर्गमन होगा, इश्यू होंगे तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा और इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अगर आपने उनका क्या कर दिया? भुगतान कर दिया। मैंने बताया था जब वो चैप्टर पढ़ाया था अधिमान अंशों का शोधन, अर्थात अधिमान अंशधारियों का को उनको पैसा वापस भुगतान कर देना ही आपका क्या कहलाएगा? अधिमान अंशों का शोधन कहलाएगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो देखिए 5 लाख से कितने? 1 लाख। तो इसका मतलब 4 लाख आपने किनको दे दिए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिए, पैसा दे दिया। और पैसा देंगे तो एंट्री क्या होती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट या टू बैंक। गया पैसा, तो गया। तो देखिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर
कैपिटल। ये शॉर्ट में लिखा है मैंने प्रेफरेंस शेयर, और ये आएगा आपके ब्रैकेट में। ये बात भी आपके क्या हो गई, समझ में आ गई। क्या आ गई कि कैसे इशू तो कैसे होती है और रिडम्पशन कैसे होता है। रिडम्पशन और इश्यू किस प्रकार से कैसे होता है। अब देखिए आपका रिडम्पशन कर रहे हो तो प्रॉफिट भी हो सकता है। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ, देखिए प्रीमियम पर शोधन हो रहा है, प्रीमियम, इन पर प्रीमियम आएगा और प्रीमियम पर शोधन होता है इनका, तो यहां आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ब्रैकेट में। क्लियर? ठीक है, प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर? दोनों चीज आपको मैंने बता दी। ठीक है, अब बात आ रही है अब देखिए किसका ट्रीटमेंट हो गया, शेयर कैपिटल का हो गया। अब आ जाइए रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, अब रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत चीजें आएगी बैलेंस शीट में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आएगा उसका डिफरेंस करके यहाँ लिख देंगे। क्लियर होगी बात? उसके अलावा जितने भी रिजर्व आते हैं, क्या आते हैं, रिजर्व, तो उनको लिख देंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व लिख दिया, ट्रांसफर टू रिजर्व लिख दिया। अब देखिए आगे रिजर्व का भी काम हो गया। अब आपकी आती है नॉन करंट लायबिलिटीज। कौन सी आएगी, नॉन करंट लायबिलिटीज आएगी, नॉन करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा, आपका एक क्या आ जाएगा, डिबेंचर आएगा। क्लियर? देखिए लोन आ सकता है और आपका क्या आएगा, डिबेंचर आएंगे। लोन ऋण और ऋण पत्र, डिबेंचर। देखिए वही बात है, ये 2015 है, 2016। यहां पर हम पहले बात कर रहे हैं किसकी, देखिए डिबेंचर की बात कर लेते हैं। यहां पे 1 लाख और यहां पे ये कितना हो गया, 2 लाख। बढ़ गया तो बढ़ गया, तो आपका आएगा यहां पर इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर उल्टा हो जाता है,
पहले 2 लाख था और अब कितना हो गया 1 लाख, कम हो गया ना। देखिए ये क्या हुआ बढ़ा और ये क्या होगा कम, कम हो गया तो इसे क्या लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और ब्रैकेट में आएगा। फिर आपने क्या कर दिया ऋण पत्र धारियों को भुगतान कर दिया, पैसा गया। तो इस पे भी देखिए प्रीमियम पर भुगतान हो सकता है और हो सकता है भुगतान करने में आपको प्रॉफिट हो रिडम्पशन करने पे। तो देखिए एक तो आपने देखिए 100 रुपए लिए किसी से और आपने उसको क्या दे दिया 110, तो इसका मतलब तो क्या हो गया आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर। आपने किसी से 100 रुपए लिए और आपको उसको दे कितने रहे 90 रुपए ही दे रहे, देखिए तो वो हो गया प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर। तो आपको 10 रुपए का क्या हो गया उसमें प्रॉफिट, यहां पर 10 रुपए आपसे ज्यादा चले गए पैसे। क्लियर हो गई बात। तो देखिए प्रॉफिट कैसे होगा 100 लिए 110 दिए तो प्रीमियम आएगा और 100 रुपए लिए और 90 रुपए दे रहे तो आपका क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। ये विशेष आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में। क्लियर क्लियर कहने का मतलब वो क्वेश्चन में कहते हैं कि ऋण पत्रधारी थे उनको 9,600 रुपए दिए, अब देखिए इंक्रीज हो रहा है 10,000 से, आपने 9,600 ही दिए तो 400 रुपए आपने क्या किए कम दिए ना, कम दिए तो इसका मतलब वो क्या हो गया आपका प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर। और आपने 10,000 रुपए इंक्रीज हो रहा है और 10,000 की जगह 10,100 रुपए दे दिए। क्लियर, तो फिर वो आ गया आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर, तो देखिए तो रिडम्पशन ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर कैसे होगा और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कैसे होगा। अब इन पर वही बात जैसे प्रेफरेंस शेयर की है वैसे ही, तो देखिए मैं यही कर रहा हूं इसको, देखिए मैंने यह लिख दिया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और यहां लिख दिया मैंने डिबेंचर, दोनों एक जगह। और एक आएगा आपका प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और यहां लिख दिया मैंने क्या डिबेंचर, ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। ट्रांसफर टू रिजर्व आपका यहां ब्रैकेट में नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये अपन ने डिबेंचर की बात कर ली। अब आ जाइए लोन की। देखिए अमाउंट वही ले लीजिए लोन आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब है राइजिंग लोन यहां आ जाएगा, बढ़ गया। अगर आपका लोन क्या हो रहा है पहले 2 लाख का था अब आपके पास लोन कितने का है 1 लाख का है, तो इसका मतलब आपने लोन चुका दिया तो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा, इसे बोलेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन और ब्रैकेट में आएगा रीपेमेंट ऑफ लोन। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए अब आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, अब करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट। कौन सी लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज, या तो क्या होगी इंक्रीज या क्या होगी डिक्रीज। देखिए इंक्रीज हो रही है तो ऐड होगी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। क्लियर, और डिक्रीज हो रही है तो लेस होगी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज।
डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो इसका भी आपका ये ट्रीटमेंट हो गया। अब देखिए लायबिलिटीज साइड में, देखिए फॉर्मेट तैयार हो गया आपका पूरा। अब देखिए एक आती है आपकी इंटेंजेबल एसेट्स, तो जो भी इंटेंजेबल एसेट्स होगी उनको यहां राइट ऑफ करते हैं। इंटेंजेबल एसेट्स राइट ऑफ। अब इंटेंजेबल एसेट्स में आपकी गुडविल आ सकती है, क्या आ सकती है, गुडविल आ सकता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ सकता है, अंडर राइटिंग कमीशन आ सकता है। देखिए इंटेंजेबल एसेट्स में आपकी गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आपका अंडर राइटिंग कमीशन, क्लियर। तो जो भी होगा उनका डिफरेंस करके इंटेंजेबल एसेट्स राइट ऑफ, अगर उनका इंटेंजेबल एसेट्स दे रखा है तो डायरेक्ट इंटेंजेबल एसेट्स उन दोनों का डिफरेंस करके यहां लिख देंगे। अगर गुडविल दे रखा है तो गुडविल राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ और यहां पे आ जाएगा, क्लियर। तो ये इंटेंजेबल एसेट्स का भी ट्रीटमेंट हो गया। अब आ जाइए आपका दो चीज आपकी और बच रही है। देखिए एक तो हम बात करते हैं इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ब्याज, लोन पे और ऋण पत्रों पर किसका भुगतान किया जाएगा रे, ब्याज का। तो ब्याज का हो सकता है, ब्याज एक तो आपको क्या है, आपको पेड करना पड़े इंटरेस्ट, और एक आपको क्या हो, रिसीव्ड। देखिए ब्याज या तो आप चुका रहे हो या आप उसे क्या कर रहे हो, रिसीव्ड कर रहे हो, क्लियर। ब्याज या तो आप क्या कर रहे हो, चुका रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, रिसीव्ड कर रहे हो, क्लियर हो गई बात। तो देखिए तो आपका यहां आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्लियर। पेड कर रहे हो आप, रिसीव्ड यहां आएगा। अगर आप इसे चुका रहे हो, ठीक है, तो आपका यह आएगा इंटरेस्ट पेड, और ये यहां पर ब्रैकेट में आएगा ये तो, और ये दोनों ही यहां भी आते हैं, इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड। फिर आ जाइए डिविडेंड, परपोज डिविडेंड, पेड रिसीव्ड। तो देखिए डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड, यहां पे डिविडेंड पेड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड और रिसीव्ड। देखिए डेप्रिसिएशन होगा, इंटेंजेबल एसेट्स हो गई आपकी, और आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड पेड और रिसीव्ड हो गया, क्लियर हो गई बात। इंटरेस्ट पेड हो गया। अब एक आपका बचता है टैक्स पेड। देखिए अब क्या रहा इसमें, इसे बोलेंगे आप, इनका सारा टोटल करेंगे, ये यहां पर आएगा, इनका जो भी टोटल होगा, क्लियर।
और इसके टोटल को यहां जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। फिर देखिए आप इनको यहां से जोड़ेंगे और यहां पे लिखेंगे। क्लियर? ब्रैकेट में आ रहा है तो ब्रैकेट में लिख देंगे, और वैसे आ रहा है तो वैसे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसे बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये इसमें से हम क्या करेंगे, लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड को इसमें से घटा देंगे। क्लियर? टैक्स पेड को इसमें से घटा देंगे तो ये देखिए ये आएगा आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम, देखिए ये आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आपकी ए एक्टिविटी आ गई, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर हो गई बात? यहां पे देखिए टैक्स पेड यहां हो गया तो प्रोविजन फॉर टैक्स को यहां लिख देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, और टैक्स पेड आपका वहां पर काम में आ जाएगा। देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड आया था तो यहां पे आपका डिविडेंड रिसीव्ड भी आएगा। ये आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर? उसके बाद आ जाइए नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये यहां पर आ गया। यहाँ पे क्लोजिंग कैश बैलेंस ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस, और आपका यहाँ आएगा। देखिए अब तीनों एक्टिविटी, ये ए था, ये बी थी, ये आपकी सी एक्टिविटी थी। क्लियर? ए, बी और सी। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो ये कहलाएगा नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश। नेट इंक्रीज या डिक्रीज, नेट कैश फ्लो, नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
नेट इंक्रीज या डिक्रीज, नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश फ्लो A प्लस B प्लस C, और ये आपका फाइनल आंसर। तो ये अपना आज की क्लास में अपना क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया, कंप्लीट फॉर्मेट यहाँ पर ये अपना कंप्लीट है। क्लियर? देखिए रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रारूप कैश फ्लो एनालिसिस वाला टॉपिक था और नोट्स मैंने बता दिया। आज हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका ए एक्टिविटी देखिए एक बार देख लीजिए वापस से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर? फिर आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, फिर आपका आएगा प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, फिर आएगा ट्रांसफर टू रिजर्व, क्या आएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व। देखिए ट्रांसफर, फिर देखिए इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ, इंटरेस्ट पेड या रिसीव्ड, डिविडेंड पेड और रिसीव्ड, प्रोविजन फॉर टैक्स, इन सबको यहां पर जोड़ा, ये आ गया। अब उसमें जो भी आएगा इसको और इसको आपने जोड़ा तो ये आया, और इसे बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स लेस और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो आपका ये यहाँ पर इन चारों का योग यहाँ लिखेंगे, इनको इसमें से इसको देखिए प्लस का है तो जोड़ देंगे और माइनस का है तो घटा देंगे, तो ये आएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर देखिए यार लेस करेंगे टैक्स पेड, टैक्स पेड इसमें से लेस करेंगे तो आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आ गया। अब आ जाइए बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें क्या क्या आएगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आएगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा, और एनसीआई का मतलब है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड आएगा। क्लियर है? अब देखिए इसका टोटल किया तो आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर? अब देखिए आगे की बात करते हैं अपन। सी एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, issue of preference share capital, redemption of preference share capital, issue of debenture, redemption of debenture, rising loan, repayment of loan, interest paid और dividend paid, interest paid और dividend paid। clear? net cash flow from financing activity आ गया, net increase या decrease in cash flow A plus B plus C कर लिया, और add opening cash balance और less closing cash balance। तो ये अपना क्या हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। इनडायरेक्ट मेथड से इसका फॉर्मेट आपका अच्छे से तैयार हो गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। अब आगे की जो हमारी क्लास होगी उस आप देखिए इसको तैयार करें, रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन के कितने भागों में किया गया है और इसका फॉर्मेट क्या है। देखिए मैंने यहाँ पर हर चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई है, आप इसको अच्छे से तैयार करें। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन हल करेंगे। क्लियर? देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे नहीं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही क्वेश्चन पूछ लिया, आपको पूरा क्वेश्चन पूछेगा वो, अर्थात आपको पूरा ए एक्टिविटी भी आएगी, बी एक्टिविटी आएगी और सी एक्टिविटी भी आएगी। क्लियर होगी बात? तो आपका ये फॉर्मेट कंप्लीट है आज की क्लास में।